हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईने अकबरी कहा जाता है? ऑप्शन है पहले भाग को, ऑप्शन बी है दूसरे भाग को, ऑप्शन सी है तीसरे भाग को एंड ऑप्शन डी है चौथे भाग को। तो अकबरनामा के कौन से भाग को आईने अकबरी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, तीसरे भाग को। अकबरनामा का जो तीसरा भाग है इसको आईने अकबरी कहा जाता है। और आपसे पूछा जाता है कि अकबरनामा जो है किसने लिखा था, तो यह किसने लिखा था? इसको अबुल फजल ने लिखा था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें अकबर सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक एंड ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? तो यह जो है फिरोज तुगलक ने किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो है ये शासक दिए गए हैं गुप्त, चंदेल, चालुक्य, पल्लव। और सूची 2 में जो मंदिर दिए गए महाबलीपुरम, खजुराहो, वातापी, देवगढ़। तो आपको बताना है कौन से मंदिर का निर्माण जो है कौन से शासक ने करवाया था, कौन से वंश के शासकों ने कराया था, कौन से वंश ने कराया था। तो यह जो है गुप्त वंश के शासकों ने गुप्त वंश ने जो है कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर है देवगढ़। गुप्त ने देवगढ़, और चंदेल ने कराया था खजुराहो, और चालुक्य ने वातापी, और पल्लव ने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया था। तो गुप्त ने देवगढ़, चंदेल ने खजुराहो। ये सबसे ज़्यादा खजुराहो पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ज़रूर से याद रखिएगा कि चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो का निर्माण करवाया था, और चालुक्य वातापी और पल्लव महाबलीपुरम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 2 3 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए है कनिंघम, ऑप्शन बी है एच दानी, ऑप्शन सी है ब्यूलर एंड ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो यह जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो एवं दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन करो। तो सूची 1 में जो है यह वेद दिए गए हैं, और सूची 2 में जो है गोपद, शतपथ, इतरेय, पंचविश। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, ऋग्वेद जो है या इतरेय, और सामवेद, पंचविश, अथर्ववेद, गोपथ एंड यजुर्वेद, शतपथ। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऋग्वेद जो है इतरवेद, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ एंड यजुर्वेद शतपथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? ऑप्शन ए है विलियम पिट, ऑप्शन बी है हेनरी वेंसीटार्ट, ऑप्शन सी है इलिमजा इम्पे एंड ऑप्शन डी है जाब चारनाक। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 हुआ था, इसके अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वह थे एलिजा इम्पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? मतलब भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर से नोट डाउन करिएगा। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अफगानिस्तान में, बर्मा में, इंग्लैंड में एंड संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी गाइज
संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भगत सिंह, खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा एंड उधम सिंह। और इधर ये जो है इंग्लिश हैं, इंग्लिश लोग हैं। इसमें आपको बताना है कि किसने किसको मारा था। भगत सिंह ने किसको मारा था, खुदीराम बोस ने किसको मारा था, उधम सिंह ने किसको मारा था एंड मदन लाल ढींगरा ने किसको मारा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से भगत सिंह और उधम सिंह जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भगत सिंह ने किसको मारा था, तो भगत सिंह ने जो है सैंडर्स को मारा था, सैंडर्स को। और खुदीराम बोस ने किसको मारा था, तो इन्होंने मारा था किंग्सफोर्ड को। और मदन लाल ढींगरा इन्होंने किसको मारा था, तो इन्होंने कर्जन वाइली को मारा था। और उधम सिंह ने किसको मारा था, इन्होंने जनरल डायर को मारा था। और उधम सिंह अभी मूवी भी आई थी विकी कौशल की, तो उसमें भी आप लोग देखे होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि उधम सिंह ने डायर को मारा था। और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए कि भगत सिंह, उधम सिंह, खुदीराम बोस और मदन लाल ढींगरा ने किसको मारा था। तो भगत सिंह ने सैंडर्स को, खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को, मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली को एंड उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है गाइज। क्वेश्चन नंबर 10 है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। 1884 में, 1875, 1882 एंड 1878 में। तो देसी भाषा प्रेस अधिनियम जो है यह पारित किया गया था 1878 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, लेक मंजिला, लेक टिम्सा, लेक ग्रेट बिटर लेक एंड लिटिल बिटर लेक। तो स्वेज नहर क्षेत्र जो है उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है लेक मंजिला, फिर है लेक टिम्सा, फिर है ग्रेट बिटर लेक एंड फिर है लिटिल बिटर लेक। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है संगमरमर, ऑप्शन बी है क्वार्टजाइट, ऑप्शन सी है स्लेट एंड ऑप्शन डी है ग्रेनाइट। तो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो जो है ग्रेनाइट जो है या वो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका गलत आंसर कौन सा है, तो ये बैलेडीला मध्य प्रदेश, ये सही है कि गलत है, तो ये गलत है। बाकी केमानगुंडी कर्नाटक, सिंहभूम झारखंड एंड मयूरभंज उड़ीसा, ये तीनों सही हैं। बैलाडीला जो है या रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किशनगंगा एक सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर से लिख लीजिएगा कि किशनगंगा एक सहायक नदी है। ऑप्शन ए है रावी की, ऑप्शन बी है चेनाब की, ऑप्शन सी है झेलम की एंड ऑप्शन डी है ब्यास की। तो किशनगंगा एक सहायक नदी है, यह है झेलम की। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखना, ऑप्शन बी है मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उद्देश्य मुख्य है पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पंजाब एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य है जिसकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो यह है उत्तर प्रदेश। और जनगणना कब की जाती है, यह किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई थी, तो लॉर्ड मेयो, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और जनसंख्या प्रत्येक कितने वर्ष में की जाती है, तो प्रत्येक 10 साल में, 10 साल में की जाती है। लास्ट टाइम 2011 में की गई थी, अब 2021 में की जानी थी, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई है, तो अब पता नहीं कब होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए है 2004-05, ऑप्शन बी है 2000 एंड 2001,
ऑप्शन सी है 98, 99 एंड ऑप्शन डी है 95, 96। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो यह किया गया था 1998, 99। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है? मतलब जो है दालें सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादित होती हैं? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है बिहार में एंड ऑप्शन डी है राजस्थान में। दलहनों का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है, यह मध्य प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है LIC और GIC, ऑप्शन सी है IDBI एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? तो यह है उपयुक्त सभी। भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC एंड IDBI ये सारे जो हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न करों में कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघों तथा राज्यों में बांटा जाता है? मतलब यह कर लगाया तो जाता है संघ द्वारा, लेकिन बांटा जो है संघ और राज्य दोनों में जाता है। ऑप्शन ए है कॉरपोरेशन कर, ऑप्शन बी है कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय कर एंड ऑप्शन सी है रेल किराए तथा माल भाड़े का कर एंड ऑप्शन डी है सीमा शुल्क। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर। यह जो है संघ तथा राज्य में बांटा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर कि संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। तो कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न तथ्यों में कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? ऑप्शन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी है सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी एंड ऑप्शन डी है अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग। तो इसका सही आंसर क्या है गाइस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1-3 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी जो है पंचायती राज के सर्वोत्तम मतलब व्याख्या करते हैं ये। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग यूपी SSC ग्रुप को भी ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे MCQ कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट के, जिससे आप लोग की प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग ओनली SSC ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को चैनल ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा इसका, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? ऑप्शन है 27 जनवरी 1950 में, ऑप्शन बी है 28 जनवरी 1950 में, ऑप्शन सी है 29 जनवरी 1950 में एंड ऑप्शन डी है 30 जनवरी 1950 में। तो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो यह हुआ था 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है सरकारिया आयोग, ऑप्शन बी है राज मन्नार समिति, ऑप्शन सी है इंद्रजीत गुप्ता समिति एंड ऑप्शन डी है पुंछी आयोग। तो इनमें से कौन सा है जो संघ राज्य से संबंधित नहीं है? तो यह जो है इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है यह संघ राज्य से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो परिवर्तन किए गए हैं उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? ऑप्शन 1 है, इसने राज्य को नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करने के लिए सक्षम बनाया है। ऑप्शन 2 है, इसने राज्य के द्वारा उपक्रमों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता प्राप्त करने की व्यवस्था की है
एंड ऑप्शन 3 है इसने दहेज प्राप्ति को दंडनीय अपराध बनाया है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1-3। इसने राज्य के नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करने के लिए सक्षम बनाया है और इसने दहेज प्राप्ति का दंडनीय अपराध बनाया है। तो इसमें दंड तो दिया नहीं जाता है क्योंकि आजकल लोग तो दहेज ही लेते हैं। और आप लोगों को बताना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कौन से भाग में है? तो यह भाग 4 में है, भाग 4 में। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो यहाँ लिए गए हैं, आप लोग बताइएगा कहाँ से लिए गए हैं? तो यह जो है आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं और यह भाग 4 में है। आप लोग याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह कहाँ से लिए गए हैं? तो यह जो है आयरलैंड से लिए गए हैं और कौन से भाग में है? तो यह भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ सूची 1 में जो है अनुच्छेद दिए गए हैं और सूची 2 में जो है विषय दिए गए हैं। तो आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद कौन से विषय से संबंधित है। तो अनुच्छेद 40, 41, 44, 48 एंड इधर है सूची 2 में ग्राम पंचायत का गठन, काम करने का अधिकार, समान नागरिक संहिता एंड कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अनुच्छेद तो याद ही होने चाहिए आप लोगों को। और इसमें आपको बताना है कि 40, 41, 44, 48 जो है किससे संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए। अनुच्छेद 40 जो है यह गांव पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 41 जो है इसमें काम करने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 जो है इसमें समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 जो है इसमें कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था है, जिसमें से अनुच्छेद 48 जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नियासिन जो है पेलाग्रा, ये सही है कि नहीं आप लोगों को बताना है। तो यह बिल्कुल सही है। थायमीन जो है विटामिन बी कह देते हैं, इसे बेरी रोग होता है, ये भी सही है। विटामिन डी से सूखा रोग, ये भी सही है। विटामिन के से ये रक्त अल्पता होती है, जिसे रक्त का थक्का कहते हैं, रक्त का थक्का कहते हैं, रक्त का थक्का विटामिन के, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका गलत आंसर है विटामिन के। विटामिन के से बंध्यापन नहीं बल्कि रक्त अल्पता होती है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है विटामिन के। तो 26 का सही गलत आंसर है विटामिन के। बाकी नियासिन, पेलाग्रा, थायमीन, बेरी, विटामिन डी से सूखा रोग जिसे रिकेट्स भी कहते हैं, विटामिन के जो है इससे रक्त का थक्का होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, आजकल बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसे ज़रूर से लिख लीजिएगा। ऑप्शन ए है यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है पायरविक अम्ल, ऑप्शन सी है बेंजोइक अम्ल एंड ऑप्शन डी है लैक्टिक अम्ल। तो हम लोगों में जब थकावट हो जाती है तो उसमें कौन सा अम्ल स्रावित होने लगता है जिससे हम लोगों को बहुत ही थकान का एहसास होता है? तो वह है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण जो है पेशियों में थकान का अनुभव होता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से मिश्रण है। ऑप्शन है ब्यूटेन और इसोब्यूटेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन और इसोब्यूटेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन और ब्यूटेन एंड ऑप्शन डी है प्रोपेन और टेट्रालेन। तो एलपीजी जो है यह किसका मिश्रण है? तो यह जो है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी का मिश्रण है। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है यह मुख्य रूप से मिश्रण है एलपीजी का। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प जिसे फिलोसफर वुड कहलाता है? ऑप्शन है जिंक ब्रोमाइड, ऑप्शन बी है जिंक नाइट्रेट, ऑप्शन सी है जिंक ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है जिंक क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन
सी जिंक ऑक्साइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसे मतलब जो है प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोगों का बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग सारे लेक्चर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। और टेलीग्राम पे आप लोग को एमसीक्यू भी कराए जाते हैं, तो आप लोग लाइव एमसीक्यू अटेंड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। और वहाँ पे सारी सब्जेक्ट के एमसीक्यू कराए जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर ओनली यूपी ट्रिपल एस सी नाम से है, ओनली यूपी ट्रिपल एस सी, तो इससे भी आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्षा की बूंदें के कारण गोलाकार होती हैं। वर्षा की बूंदें जो हैं या किसके कारण गोलाकार होती हैं? ऑप्शन है द्रव का घनत्व, ऑप्शन बी है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय दाब एंड ऑप्शन डी है गुरुत्वीय बल। तो वर्षा की बूंदें जो हैं पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। तो आज के 30 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ज़रूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। कीप सपोर्टिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।